Hello and welcome to One World, One Heart show, presented by Medgate Today TV Digital, powered by Advanced Media Group and sponsored by Involution. This is the show where we bring you insights from the world's top cardiologists on how to keep our heart healthy and live a longer and stronger life. Today, we are delighted to have with us Dr. Raju Vyas, Director Cardiac Sciences at Fortis Hospital, who will be sharing his expertise and guidance on heart health, prevention, and longevity. Thank you so much, sir, for coming here and giving us your time to give us the insight, to give us the insight to the audience and let us know how we can keep our heart healthy. First and foremost thing is that thank you to the company, especially Medgate, for inviting me for this special event. I think I am myself is delighted to have you on the board. So yes, you can start asking me any question about heart health and all, and I'll happy to reply you. सर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं। आप जैसे कि डायरेक्टर है कार्डियक साइंसेस से, आपने कितनी सारी सर्जरीज करी हैं और क्या आपका फ्यूचर विजन है हार्ट हेल्थ को लेके? मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 32 ईयर्स से हूँ और मैंने इस पूरी इंडस्ट्री को या हार्ट की जो सर्जरीज हैं इसको इन्वॉल्व होते हुए देखा है। जब एक समय था हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने से आज हम पहुँचे हैं जबकि हम सारी सर्जरीज जो हैं वो करीब करीब रोबो के द्वारा करने लगे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है पिछले 30-32 सालों में और मैं वो अपने आप को खुशनसीब इंसान मानता हूँ कि हर पायदान पे मैंने वो इवोल्यूशन होते हुए देखा है। जी बिल्कुल। कि हार्ट की हेल्थ एक ज़माना था, तब हमारे पास क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी हुआ करती थी और आज हमारे पास क्या है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि आप अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि आपने इवोल्यूशन देखा हार्ट हेल्थ को लेके, तो ऐसी क्या क्या नई तकनीक आ रखी है जिनको देख के हमारा जो हार्ट ट्रीटमेंट है वो बहुत आगे की तरफ जा रहा है और क्योर ट्रीटमेंट बहुत इजी हो गया पेशेंट के लिए? तो जहाँ हम शुरू हुए थे उस समय में हमारे पास एक प्लेन ईसीजी के बेस पे हम लोग ज़्यादातर इलाज किया करते थे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, दवाएं नहीं थी, हमारे पास सर्जिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ नहीं उपलब्ध हुआ करती थी और नई नई दवाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। तो उस कारणों से हम देखते थे कि आज से 30 साल पहले हम जब कभी देखते थे किसी भी इंसान को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो समय पे अगर अस्पताल में नहीं पहुंच पाए तो उनकी मौत अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन आज के समय में जब हम 21वीं सदी में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका अगर हार्ट का इलाज विद इन 90 मिनट्स या 60 मिनट्स में कर दिया जाए तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। बहुत सारी हमारे पास तकनीक है जिसके द्वारा हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अब मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ 21वीं सदी में कि अगर कोई इंसान जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो एक समय रहते हुए किसी नियर बाय अस्पताल में किसी अपने डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराता है तो हार्ट की प्रॉब्लम के इलाज में जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 98 to 99%। वाओ, मतलब कि मोर्टेलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर है। और यही एक ऐसी ब्रांच है मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे ज़्यादा पिछले 30 सालों में अपने आप को ग्रो किया है, इवॉल्व किया है। जो आपने बोला कि ग्रो किया है, इवॉल्व किया है, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है सर, पहले के ज़माने में क्या हार्ट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली था, कितनी बीमारियां होती थी और अभी जो रैपिडली इतना इंक्रीज हो रहा है मोर्टेलिटी, हार्ट डिजीजेस, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हो, तो वो जो रैपिडली ग्रोथ हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आज से 30 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैं उस समय में अक्सर मेरी हॉस्पिटल में या मेरी क्लिनिक में देखा करता था कि ज़्यादातर जो मरीज मेरे पास आया करते थे उनकी उम्र अक्सर 60 या उससे अधिक उम्र हुआ करती थी। बिल्कुल। या कहने का मतलब ये था कि उस समय में जब लोग या जिन पेशेंट्स को ये बीमारी होती थी उनकी उम्र ऑलमोस्ट 60 साल से ज़्यादा हुआ करती थी। और अभी मैं पिछले 10 से 15 सालों में ये देख रहा हूँ कि यह उम्र जो है अब समय के साथ कम होती चली गई
और अब आज के ज़माने में ऑन एन एवरेज एक 50 साल के व्यक्ति को दिल की बीमारी होने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल की पूरे स्पैन में जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम इंक्रीज होने की जी। जो इंसिडेंस है जी जी वो अब छोटी उम्र में भी होने लगी है। बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि 50 साल की उम्र में ऑन एन एवरेज होने लगी है। और इसका रीज़न क्या है सर? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम शुरू करें रीजंस के बारे में, जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में कॉजेज या कारण मानते हैं, बिल्कुल उसमें सबसे कॉमनेस्ट कारण जो है हमारे 5-6 हैं। जी। उसमें से एक होता है कि हमारा फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, कि हम जो है हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। बिल्कुल दूसरा हमारी एक्सरसाइज की कमी का होना। तीसरा, आज की भागदौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण से भी हमारे जो बॉडी में बैड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उसके कारण हार्ट बिल्कुल। में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और इन सभी के कारण से इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ जो है वो अमूमनतया यंग जनरेशन के लोगों में बढ़ गया है। एक और बीमारी है जो कि अक्सर मैं हमें हर प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट छोटी उम्र में आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी बड़ी बिल्कुल कॉमनली देखने को बिल्कुल मिलती है। अंदाजन मैं अगर सोचूं तो 15 से 20% लोगों को छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जी जिसको भी वो लोग इग्नोर करते हैं। उसके कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। बिल्कुल और उसी के साथ साथ जो है हमारी नींद की कमी, बिल्कुल कुछ फैक्टर्स और भी ऐड ऑन हुए हैं पिछले कुछ सालों में। एक उसमें से एयर पॉल्यूशन, एक हमारा डाइटरी पॉल्यूशन जिसमें कहते हैं मिलावट का खाना खाना, बिल्कुल और तीसरा जो अब रिसेंटली 2021 के बाद हमने एक नया इसके अंदर रिस्क फैक्टर ऐड किया है और वो है कोविड का इन्फेक्शन होना। ओके। कोविड का इन्फेक्शन भी जो है वो एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। आपने सर हमें 5 से 6 रिस्क फैक्टर और कॉजेज बताए हैं। इसको एक एक करके हम समझते हैं थोड़ा। आपने पहला बोला हमारा खान पान। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स फूड मिलते हैं यहाँ पे, पहले भी मिलते थे अभी भी मिलते हैं, बट जैसा कि आपने बोला पहले कि 60 के बाद आपके पास पेशेंट आते थे, अब वो एज कम हो रहा है। तो खान पान में ऐसा क्या हम बोल सकते हैं बदलाव आया है और ऐसा क्या हुआ है और लोगों को क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सकें? तो जहाँ तक सवाल है हमारे खान पान का, तो हमारे जो डे टू डे अफेयर में या हमारे खान पान में आजकल ट्रांस फैट का इस्तेमाल, डीप फ्राइड खाना, जो हिंदुस्तानी कुकिंग है वो डीप फ्राइड ऑयल्स में बनाया जाता है। अगर अक्सर हम हमारे किचन में देखें तो हमारे जो किचन के अंदर खाना पकाया जाता है वो काफ़ी फ्राई करके बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक वो कारण है, उसको हमें बदलना चाहिए। दूसरी बात, जो हम ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं जी वो भी हमारे यहाँ पे फॉल्टी हैं। जैसे कि अब हम ये कहते हैं कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए जो ऑयल्स हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल्स हो गए, जी। एवोकाडो का ऑयल हो गया, जी और जो प्रेस्ड ऑयल्स हैं आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या नाम से आप मूंगफली का जी। तेल जिसको मानते हैं, ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल, ये बहुत सेफ होते हैं। जहाँ तक सवाल है कि बटर और घी, नहीं, घी भी सेफ है, लेकिन घी की मात्रा अगर 5 ml से ज़्यादा हम प्रतिदिन के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से नुकसानदेह है। ओके। बटर एक तरीके से नोटोरियस है। बटर अगर ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उसी के अलावा जो और भी कॉमनली यूज्ड, जैसे कॉटन सीड ऑयल्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ओमेगा-6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं और उसके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से एक्सेसिव जो हम लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जी मिठाइयाँ खाते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल है, हम लोग मिठाई के काफ़ी हम लोग शौकीन होते हैं। नमक, एक्सेसिव नमक का इस्तेमाल करना, और जो भी वाइट्स हैं, जैसे कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि सफ़ेद चावलों का लेना बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, और रिफाइंड जैसे कि मैदे की बनी हुई रोटियों को खाना, ये सब कारण होते हैं जिसके कारण से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा जाती है। उसके कारण से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बनती है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी छोटी छोटी नाड़ियों में जाके ब्लॉकेज पैदा करता है और उसी के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। दूसरा जो आपने बात करा था वो किया था सर आपने कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। जी। तो ये कैसे एक साइलेंट किलर बन रहा है हमारे आज के युग में? आज के युग में स्ट्रेस से रिलेटेड है, ओबेसिटी एक दूसरा कारण है,
और तीसरा नींद की कमी का होना। ये 3 कारण ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण से यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर की जो इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट 15 to 20% के करीब है। ये स्टैंडर्ड है, ये हमारे रिकॉर्डेड है। और अक्सर ये होता है कि नौजवानों को या तो पता नहीं होता कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और या अगर उन्हें पता भी है तो वो छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बावजूद दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, या जो डॉक्टर उनको दवाई प्रेस्क्राइब करता है वो नहीं लेते हैं। और उसके कारण से ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है जब लंबे समय तक उस व्यक्ति को मौजूद रहती है तो उसके कारण से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसका बुरा असर पड़ता है। तो टू स्टार्ट विथ मुझे लगता है कि सबसे कॉमनली वो हार्ट को अफेक्ट करता है, आईज को अफेक्ट करता है, और लास्टली किडनीज को भी अफेक्ट करता है। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि जिस किसी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो समय पे अपनी दवाई जरूर लें और अपने वजन को कंट्रोल करें। ये 2 कारणों से, और अगर स्ट्रेस को और कम कर सके तो मुझे लगता है हम ब्लड प्रेशर को अगर मैनेज कर पाते हैं एक नॉर्मल लेवल पे तो हम अपनी लाइफस्टाइल डिजीज बिल्कुल उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा आपने बात किया था स्लीप का। सर स्लीप एक यू कैन से कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप कितना हमारे बॉडी के लिए चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर हमने लेस स्लीप लिया है और अगर वो हमारा एक हैबिचुअल बन गया है लेस स्लीप, तो कितना डेंजरस हो सकता है? सो दो नॉर्मल अगर हम लोग कहें मेडिकल लैंग्वेज में तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि 8 घंटे की साउंड स्लीप का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर जो बैड हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रीशंस कम होते हैं, और उसके कारण पे बॉडी रिलैक्स होती है। बॉडी रिलैक्स जब होगी या डी स्ट्रेस होगी तो बट नेचुरल है कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहती है। जैसा कि अपन देखते हैं कि आजकल अपने हिंदुस्तान में ये जो नए यंग जनरेशन के लोग जो कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए, उनको ओवरनाइट काफ़ी अपना काम करना पड़ता है, बिकॉज कि जो टाइम डिफरेंस है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत सारे बच्चों को रात को जागना पड़ता है। स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। स्लीप साइकिल उनका बिगड़ जाता है। नाइट में वो लोग काम करते हैं, दिन में वो लोग सोते हैं। बिल्कुल। तो स्लीप साइकिल के बिगड़ने के साथ भी ये इंसिडेंस जो होता है हार्ट की प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ओके। एंड अगर हम लोग लेस स्लीप लेंगे तो कितना डेंजरस हो सकता है सर ये? लॉन्ग स्टैंडिंग जो है, अगर हम कहें कि बहुत सालों तक अगर हमारी स्लीप की जो साइकिल है वो बिगड़ी हुई रहेगी या हम कम मात्रा में स्लीप लेंगे, बिल्कुल, उसके कारण से हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। ओके। जो चौथा आपने बात किया था सर वो आपने किया था कोविड का, कि आफ्टर कोविड भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं हार्ट हेल्थ पे या कोई पूरे हमारे बॉडी पे, चाहे वो न्यूरो हो या कोई भी हमारा अंग हो, उस पे इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ आपकी तरफ से ऐड करना चाहूँगी जिस पे मैं विचार जानना चाहूँगी आपके। जो बच्चों में या किसी भी यंगर में, किसी में भी, सब में स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया आफ्टर कोविड मच। पहले इतना था बट इतना नहीं था जो अभी है, जिसकी वजह से एक वो स्क्रीन टाइमिंग से हमारी साइकोलॉजी में एंग्जाइटी बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। तो वो सब कैसे हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि जितना मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि हमारे माइंड में जो चल रहा होता है वो हमारे डायरेक्टली हार्ट को भी अफेक्ट करता है। सो बिल्कुल सही है। 2 अलग सवाल हैं। एक तो कोविड के कारण से हार्ट हेल्थ पे क्या बुरा असर पड़ा। कोविड होने के बाद में देखा गया स्पेशली यूएस में, और आप भी अपन भी मीडिया के तमाम तरीकों से हम ये पता करते हैं कि देखते हैं कि यंगर जनरेशन में कोविड के इन्फेक्शन के बाद में सडन कार्डियक डेथ जो इंडिया में इंसिडेंस है वो बढ़ गया है। यूएस में एक स्टडी 2-3 साल पहले हुई थी कोविड के इन्फेक्शन के बाद, और यूएस में अपने एक बहुत स्टैंडर्ड स्टडी में ये पाया कि इवन यूएस में जो इंसिडेंस है सडन कार्डियक डेथ का वो करीब 18 से 20% कोविड के इन्फेक्शन के बाद में बढ़ गया। ओके। अब इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज हम मानते हैं, जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, जिनको मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ और जिनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन की जो इंसिडेंस है उनमें जिनकी डेथ होने की जो संभावना थी उसमें सब में बराबर पाई गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका में इतनी बड़ी स्टडी, हालांकि इंडिया में इस प्रकार की कोई स्टडी हुई नहीं है, तो मैं मानता हूं कि जो इन दिनों में हम सडन कार्डियक डेथ की जो इंसिडेंसेस इंडिया में देखते हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे में से ऐसे लोग रहे होंगे जिनको कि अपने कोविड के इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं, और समय रहते हुए उन्होंने अपना
स्क्रीनिंग या अपनी जांच किसी नियर बाय अस्पताल में डॉक्टर से नहीं कराई, उसके कारण से उनकी डेथ्स हो गई या हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से भी ये निवेदन रहेगा कि हम लोगों को, जिन किसी को अगर पता है या नहीं भी पता है, जो उम्र में 30 साल से बड़े हैं, उनको सबको अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए। उसके 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। एक मेजर बेनिफिट ये है कि हमें अपनी रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो अगर हम जल्दी पता कर लें कि हमारे में कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण से हमें आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, और समय रहते हुए हम उन सभी रिस्क फैक्टर्स का निदान कर पाएं या उसका समय रहते हुए हम इलाज कर पाएं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे हार्ट की अटैक होने की संभावना, हार्ट की प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। और समय रहते हुए अगर हम बीमारी को भी कभी पकड़ लें आगे चल के, तो मुझे लगता है समय रहते अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो उस इंसान को हम एक नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और स्क्रीन टाइमिंग पे आप क्या बोलना जहाँ तक स्क्रीन टाइमिंग का सवाल है तो बट नेचुरल है कि जब से ये नए स्मार्टफोन्स आए हैं, लोगों का सारा काम, लोगों का ही नहीं, इवन मेजॉरिटी ऑफ अस, हम लोगों का जो ज़्यादा काम है वो अब मोबाइल के जरिए होने लगा है। तो बट नेचुरल की जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, और स्क्रीन टाइम के बढ़ने के कारण से जो हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, जो आप बता रहे थे, वो ये उसके कारण से एंग्जाइटी बढ़ती है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि रिलेवेंट होती भी हैं, कुछ नहीं भी रिलेवेंट होती है। तो इररिलेवेंट चीज़ें हम जब हमारे ब्रेन पे जाके उसका बुरा असर होती है तो बट नेचुरल एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी होगी तो एंग्जाइटी के कारण में बैड हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है या एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो कि बैड हार्मोन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। अगर यही स्क्रीन टाइम लंबे समय तक हमारी बॉडी उससे एक्सपोज रहेगी और ये हमारे हार्मोन्स लंबे समय तक अगर हमारे ब्रेन से सिक्रीट होते रहेंगे तो उसके कारण से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना है, और साथ ही साथ हमें आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। बिल्कुल सर, अभी आपने इसी कॉन्वर्जेशन में बोला था कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एक हेल्दी इंसान है तो उसको कब और कितने बार अपने आप को चेकअप करवाना चाहिए ताकि वो जान सके कि उसके बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर दिक्कत हो रही है तो अर्ली डायग्नोसिस से वो ठीक हो सकता है। बिकॉज बहुतों का ये माइंडसेट होता है कि आई एम हेल्दी, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्क्रीनिंग। सो नहीं, ये थोड़ा माइंडसेट हमें अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का ओवरऑल इंसिडेंस है पूरे वर्ल्ड में, आप सबको ये मालूम भी होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अगर हेल्दी हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी अपने आप को रहना है, या हमें ये प्रूव करना है कि हम हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी हैं, तो हमें अपने आप को एक डॉक्टर के पास जाके स्क्रीन कराना पड़ेगा। रूटीन के टेस्ट कराने पड़ते हैं। बहुत सिंपल इसके क्राइटेरिया हैं, सिंपल चीजें हैं, सिंपल टेस्ट हैं। अगर हम वो कर लेते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं और कुछ छोटे मोटे और भी टेस्ट होते हैं जो नॉन इन्वेजिव होते हैं, उसके बेसिस में हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जिसको आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, और कौन जो व्यक्ति है जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो हम इन दोनों कैटेगरी के मरीजों को अगर ढंग की एडवाइस दें तो वो अपने आप को हार्ट की प्रॉब्लम होने की जो संभावना है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि रही बात आपकी कि इन मरीजों को आगे चल के और क्या क्या करना चाहिए, आगे और टेस्ट क्या कराने चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कराते हैं। लोग अननेसेसरी डरते हैं, मुझे लगता है इसी कारण वो डॉक्टरों के पास जाते नहीं हैं। परंतु मेरी एडवाइस ये रहती है कि अगर हम साल में एक बार अपनी बर्थडे वाले दिन मेक इट वेरी सिंपल, अपनी बर्थडे वाले दिन जाएं, एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो सिंपल टेस्ट कराएगा और हमें एक साल का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वी आर हेल्दी, वी कैन गो टू जिम, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांटेड टू डू। अक्सर आजकल अपन सुनते हैं, देखते हैं कि लोग जिम में गए और वहां जाके कुछ सडन एक्सीडेंट हो गया। हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिम में जाने से पहले मैं हमेशा अपने सारे मरीजों को ये एडवाइस देता हूँ या उनके रिलेटिव्स को ये बताता हूँ कि हमें अपने आप को पहले ये प्रूव करने पड़ेगा कि हम हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी हैं। हाँ। वो तभी पॉसिबल है जब हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और मिनिमल जो पॉसिबल टेस्ट हैं वो करा के हम प्रूव करें कि हम हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी हैं। उसके बाद आप जिम में जाके जो विग्रस एक्सरसाइज करनी है
वो कर सकते हैं, परंतु पहले एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके तब जगह जिम ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद है। ओके, जैसा आपने बोला कि बहुतों के ये लगता है कि बार बार जाके वहाँ पे टेस्ट क्या करवाना है, तो लोगों को सर एक ये भी डर होता है कि अगर हमें थोड़ा सा दिक्कत है, हम वहाँ जाएंगे तो हम ओवर ट्रीट हो जाएंगे, हमारा सर्जरी डॉक्टर बोल बोल के कुछ एक्स्ट्रा करवा देगा, तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है जो माइंडसेट में, उसको हम कैसे निकाल सकते पेशेंट के? बहुत सिंपल ही बात है इसमें। जहाँ तक नॉर्मल रूटीन टेस्ट की बात है, नॉर्मल स्क्रीनिंग की बात है, नॉर्मल अपने टेस्ट कराने की बात है, तो हमारे हर व्यक्ति के घर के आसपास एक छोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसको हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, उससे आप कंसल्ट करें, उनको कंसल्ट करके और वो जो भी सिंपल टेस्ट आपके कराते हैं वो कराएं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप किसी टर्शरी केयर या बहुत बड़े अस्पताल में जाएं। टर्शरी या बड़े अस्पताल में तभी जाएं जब आपको कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का डॉक्टर ये कहे कि आपको कोई बीमारी है या होने की संभावना है। उसके प्रिवेंशन के लिए अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो आप उसको मिलें जाके। बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट भी किसी बड़े स्पेशलिस्ट से जाके मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता अब आज की 21वीं सदी में जब हम इतने ट्रांसपेरेंटली सब लोग काम करते हैं और आजकल मेडिकल एथिक्स पे और इवन हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो SOPs बने हुए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी ये पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव ये फील ना कर पाएंगे कि हमारा हमको ओवर ट्रीट किया गया है, क्योंकि ओवर ट्रीट लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बड़े जो अस्पताल हैं वो किसी मरीज को ओवर ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल। और सर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कितना महत्वपूर्ण है? 2021 के पहले मैं मानता हूँ कि बीच में काफ़ी सालों तक पेशेंट और जो डॉक्टर्स के बीच का ट्रस्ट था वो टूट गया था लेकिन 2021 के बाद जब ये बहुत बड़ी हमारे वर्ल्ड के अंदर हमने एक त्रासदी देखी, बिल्कुल, उसके बाद से मुझे लगता है कि अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं और अपने डॉक्टर की अगर सही सलाह है तो मानते भी हैं। और सर जैसे आपने इतनी सारी सर्जरीज कर रखी हैं, तो अगर किसी का हार्ट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुआ है, कितना टाइम लगता है? एक डेफिनेटली ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, डाइट टू डाइट डिपेंड करता है, बट एक स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है कि जो पेशेंट अगर फॉलो करे तो उसका स्पीडी रिकवरी होगा। और इसमें एक और ऐड करना चाहूँगी, बोला जाता है कि आप ट्रैवल मत करिए बिकॉज आपको ये सर्जरी हुआ, आप ये मत करिए बिकॉज आपको ये हुआ है। तो हम कैसे उन लोगों के दिमाग में से ये सब निकाल दें और ये समझाएं कि आपका जो ये सर्जरी हुआ है आपको अच्छा बनाने के लिए हुआ है, ना कि आपको हर चीज़ से रोकने के लिए हुआ है? सिंपल है। पहली बात तो आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगे कि हार्ट की जो सर्जरीज़ हैं जो ऑलमोस्ट सभी अस्पतालों में आजकल की जाती हैं, उसकी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98 to 99%। इट्स अ सेफ ऑपरेशन, पहली बात। रही बात दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि रिहैबिलिटेशन, बिल्कुल, तो आज के टाइम में इतनी बढ़िया इक्विपमेंट्स और इतनी बढ़िया रिहैब के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं अपने अस्पतालों में। मैं अक्सर कि अपने मरीजों को कहता हूँ विदिन 2 to 3 weeks दे कैन रीजॉइन देयर जॉब्स। सो 3 हफ्ते में अगर कोई इतना बड़ा प्रोसीजर करा के 3 हफ्ते में अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ ज्वाइन कर सकता है, पहली बात तो मुझे लगता है इट इज़ क्वाइट सेफ and he can be as normal as he was previously। जहाँ तक आपका जो तीसरा सवाल था कि he can travel also, so restriction बिल्कुल नहीं है इस सर्जरी के बाद में। फर्स्ट 2 to 3 weeks we say कि आप अपना घूमें फिरें, नॉर्मल रूटीन का काम करें। 3 हफ्ते के बाद में नॉर्मली हम लोग ऐसा कहते हैं he can fly, he can go back, he can do whatever he wanted to do। आप देखें आज वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। जब हम इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं इलाज कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उनका इलाज इंडिया में करते हैं और वो 10 दिन में 15 दिनों में दे फ्लाई बैक। बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट मीन्स इट्स क्वाइट सेफ। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब इंटरनेशनल पेशेंट हमारे यहाँ इलाज करा के वापस 2 हफ्ते में वापस फ्लाई कर जाते हैं, तो इसका मतलब फ्लाइंग, गोइंग बैक एंड डूइंग देयर रूटीन जॉब आफ्टर गेटिंग सच अ बिग ऑपरेशन कैन बी डन। तो कार्डियक रिहैब का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मुझे लगता है अब आज के ज़माने में कार्डियक रिहैब एक इतनी बड़ी दूसरी सी ब्रांच है जिसमें हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, बहुत सारे रूटीन के उनके प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। उसको देखते हुए 2 से 3 हफ्तों में पेशेंट जब वापस मेरे पास आता है दिखाने तो वो नॉर्मल अपने आप को फील करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके 2 मेजर फ़ायदे होते हैं। एक ये होता है कि उनकी जो
ऑपरेशन के पहले के जो सिम्टम्स हैं जी। वो सर्जरी के बाद में टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। वाह। और एक मेजर एडवांटेज ये भी होता है कि उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर्जरी या स्टेंट डालने से किसी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई भी डॉक्टर आपको एक जिस पे आपको ट्रस्ट हो वो आपको एडवाइस कर रहा है, कराने में भला ये है कि हमारी सिम्टम फ्री हो जाएंगे हम, बिल्कुल। और हमारी उम्र बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, हमारे तो बोला जाता है कि हमारे किचन में ही हर चीज़ का रेमेडी अवेलेबल है, और कोविड से तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। तो जैसा बोला जाता है लेमन वाटर पीजिए, जिंजर वाटर पीजिए, हर्बल ड्रिंक्स पीजिए, ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है टू इरेडिकेट एनी काइंड ऑफ डिजीज? सो हम लोग मानते हैं कि यस दे आर गुड। मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली भी कि जैसे कि लहसुन, बिल्कुल। जिंजर, टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों चीज़ें जो हमारे किचन में उपलब्ध हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये हम ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद, या कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे इन चीज़ों को बीमारी डिटेक्ट होने के बाद से हम इन चीज़ों को अगर लेना शुरू करेंगे तो हमारी बीमारी इरेडिकेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके। होता ये है कि ये उन लोगों के लिए बनी है जो जिनको बीमारी नहीं है। ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, मतलब जिनको की बीमारी नहीं हो उनके लिए फायदेमंद है। और जिन लोगों ने अपना इलाज करा लिया है, हाँ, वो लोग अगर इन चीज़ों का सेवन करें बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि उनको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि ग्रीन टीज हैं। बिल्कुल। ग्रीन टी भी हम लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप जब खाना खाएं, दो खानों के बीच में ग्रीन टी का अगर सेवन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी आर्टरीज में नए सिरे से ब्लॉकेज पैदा होने से प्रिवेंट करते हैं। ओके। एंड सर कॉफ़ी कैसे हेल्प करता है? कॉफ़ी के अंदर भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी हम लोग कहते हैं स्पेशली। बिल्कुल। सो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क जो होती है वो बहुत ही सेफ होती है। इसके अंदर जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेजेस को रोकते हैं। तो उसके कारण से कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ड्रिंक विच वी फील। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आजकल का ज़माना जो जेंजी में चल रहा है, तो दे आर मोर ऑफ काइंड की पहले हम गाय और भैंस का दूध पीते थे, बट नाउ डेज ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, और नहीं तो बहुत सारे मिल्क आ गए हैं। तो ये सब मिल्क क्या हमारे हार्ट को हेल्दी रख रहे हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल जो लेमैन होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते आलमंड मिल्क और ओट मिल्क। तो ये क्या एक तरीके का मिथ है कि अब गाय और भैंस के दूध से कुछ डिजीज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। बेसिकली गाय और भैंस का इससे लेना देना नहीं है। इससे डिपेंड करता है कि हाउ मच फैट एनी मिल्क कंटेन। ओके। जैसे कि आप अगर पुरानी बात समझें, जब भैंस का दूध होता है तो उसके अंदर 28% से ज़्यादा फैट होती है। सो फैट, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल, विच इज़ डेंजरस फॉर द हार्ट। तो इसीलिए जो भैंस का दूध है वो डेंजरस माना जाता है क्योंकि इसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप काऊ का मिल्क लेते हैं, काऊ के मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है। उसके बाद जब आप उसको और ज़्यादा रिफाइन करते हैं, डबल टोन कर देते हैं, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 3-4% का फैट रहता है। तो 4% का फैट मुझे लगता है कि विच इज़ क्वाइट सेफ फॉर द हार्ट। सो मिल्क की तो मिथ ये है। रही बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि आलमंड मिल्क और ये ओट मिल्क और ये जब चीज़ें हैं, नो डाउट जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेहतर है, परंतु अगर नहीं भी कर सकते तो वी कैन मेक इट एट आवर हाउस ऑल्सो। बिल्कुल। नॉर्मल मिल्क जो अपना डबल टोन मिल्क होता है, उसके अंदर अगर हम मॉर्निंग में 4 भीगी हुई बादाम उसको अगर मिक्स करके वो मिल्क को सेवन करें तो मुझे लगता है इट इज़ इक्वलेंट टू दैट व्हाट यू फील लाइक। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, आलमंड्स, वॉलनट्स, नट्स जितनी भी होती हैं, दे कंटेन omega-3 फैटी एसिड्स विच इज़ क्वाइट सेफ फॉर द हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी हम लोग कहते हैं कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स एंड ऑल दीज जो हम नट्स कहते हैं, ये हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए इनका सेवन सुबह उठ के करना चाहिए। बिल्कुल। सर योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमारे हार्ट को और हमारे बॉडी को कैसे हेल्दी रखती है? सो जहाँ तक योगा का सवाल है, तो योगा बेसिकली इट्स बेसिकली इनडायरेक्टली रिलेटेड, यू कैन से। कैसे योगा जो है हमारी लाइफ में 2 चीज़ें करती हैं। एक करती है हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होती है, उनको सप्पल रखती है। ओके। तो उसके कारण से बॉडी के अंदर जो जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो नहीं होते।
योगा इन दैट वे इट इज़ वेरी हेल्पफुल। दूसरा, जो हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज योगा में करते हैं, दैट बेसिकली डी स्ट्रेस आवर ब्रेन। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम योगा करते हैं, जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, बिल्कुल, तो ये योगा जो होता है इसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। उसके कारण से जो गुड हार्मोन्स होते हैं उसमें से एक हार्मोन जिसका नाम होता है सीरोटोनिन, उसकी मात्रा अधिक सिक्रीट होती है और उसके कारण से हमारा ब्रेन रिलैक्स करता है। और जब ब्रेन रिलैक्स करता है, एंजाइटी कम होती है, बिल्कुल, और डिप्रेशन अगर हमारा करता है और हम कम होता है, और उसके बाद जब हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है। और ये बोला भी जाता है लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। यस, सो इसको दूसरे वे में भी देख सकते हैं आप। अच्छा, कि जैसे डिजीज हार्ट है किसी पेशेंट का, डिजीज हार्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, उसके कारण से उसकी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई, हार्ट का फंक्शन किसी कारण से कम हो गया। तो बट नेचुरल कि पंप अगर फेल हो गया, हार्ट का जो पंप होता है अगर वो फेल हो गया, तो वो टिश्यूज के अंदर जो ब्लड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा और न्यूट्रिएंट की मात्रा है, वो तीनों ही नहीं जा पाएगी। इसी के कारण से वो व्यक्ति जब चलते हैं तो अपना आप को लिथार्जी, वीक, इस प्रकार सी चीज़ें उनको फीलिंग होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को चेस्ट में पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उसको अनएक्सप्लेन्ड किसी प्रकार की टायर्डनेस अगर फील हो रही है, तो इट कैन बी अ हार्ट प्रॉब्लम। जैसे आपने चेस्ट पेन की अभी बात करी, तो चेस्ट पेन से मुझे एक क्वेश्चन आया सर कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही घर पे ऐसा क्या करे ताकि जब तक वो हॉस्पिटल रीच करे तो वो सेफ रहे और डॉक्टर उसको ट्रीट कर सके? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कभी किसी व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन हो और वो एक एंटासिड की गोली लेने के बाद भी वो अगर परसिस्ट कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपने नियर बाय अस्पताल की एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर उसके घर में डिस्प्रिन नामक एक गोली उपलब्ध हो, तो वो जो है डिस्प्रिन की अगर 75 मिलीग्राम की उसके पास है, तो वो उसकी 4 गोलियां वाटर में डिज़ोल्व करके उस पानी को वो पी ले, तो मुझे लगता है इन काफ़ी सारे मरीजों को हमें समय से पहले हम बचा सकते हैं। और ये समय रहते हुए अस्पताल अगर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर जो इलाज करेंगे, वी कैन सेव देयर लाइफ। सर, डिस्प्रिन क्यों? डिस्प्रिन के अंदर एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड ये होता है कि जिसके कारण से हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, जो ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, वो उसको सेपरेट रखता है, उसको कोगुलम नहीं बनने देता या ब्लड को पतला रखता है, ब्लड थिन कर देता है। ब्लड थिन होता है। क्योंकि ये ब्लड थिनर है, तो उसके कारण से जब ब्लड पतला होगा और जिस जगह पे रुकावट है, उस रुकावट को वो समय के अनुसार या उस समय में वो खोल सकता है। तो उसके कारण से जो मसल में जो डैमेज होने की संभावना, हार्ट के मसल में जो डैमेज होने की संभावना है, वो मिनिमल रह जाएगी या कम हो जाएगी। और वो समय रहते अगर अस्पताल में पेशेंट पहुंच जाता है, तो मुझे लगता है प्रॉबेबली द लाइफ कैन बी सेव्ड। एंड व्हाट अबाउट द सीपीआर? सीपीआर, देखिए सीपीआर जहाँ तक सवाल है, वो कार्डियक अरेस्ट के लिए बनाया गया है। वो एक टर्म, 2 टर्म्स हैं जो हम अक्सर आपस में यूज़ करते हैं। एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। यस। सो कार्डियक अरेस्ट के अंदर मतलब जब हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया या हार्ट का पंप बंद हो गया, उस समय में हम सीपीआर करते हैं। सीपीआर कार्डियक अरेस्ट के मरीजों में किया जाता है, लेकिन सभी हार्ट अटैक के मरीजों में सीपीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इनको हार्ट अटैक हो रहा है या जिनको हार्ट अटैक होता है, उनमें अक्सर ये होता है कि उनको या तो चेस्ट पेन हो रहा हो या किसी प्रकार का जॉ पेन हो रहा होगा, तो उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कॉन्शियस होते हैं, वो समय रहते पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें से कुछ 5 से 10% ऐसे मरीज होते हैं जिनका भी हार्ट अटैक के कारण हार्ट बंद हो जाता है या पंप फेल हो जाता है, तो उनमें हमें सीपीआर देना पड़ता है। सर, ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का जरा डिफरेंस बताएंगे? कार्डियक अरेस्ट, जैसा मैंने बताया आपको कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में कि जब हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो उसको कोई चेस्ट पेन हुआ एंड सडनली स्टार्टेड ही स्टॉप ब्रीदिंग, जब उसने अपना सांस लेना बिल्कुल बंद कर दिया, अगर हम 2 अपनी उंगली उनके नाक के पास ले जाके देखें
कि उसके अंदर से सांस वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, या आपको उनकी छाती मूव करती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो अगर उनकी छाती मूव नहीं कर रही है और अगर हम उंगली इनके पास नॉस्ट्रिल के पास ले जाके देखें और हमें लगे कि नहीं इंसान सांस नहीं ले रहा है, तो उस सिनेरियो में हमें सीपीआर देना चाहिए। Okay. सीपीआर करते क्या है, दो हाथ से हम उसके मिड पोर्शन ऑफ द चेस्ट जो होता है, जो छाती का बीच वाला पोर्शन होता है, उसको हम कम से कम 1 मिनट में 120 बार कंप्रेस करते हैं। Okay. और कंप्रेस करने का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हम हार्ट को दबा रहे हैं बाहर से। अच्छा। और दबाने का बेसिक कारण ये होता है कि वो उस समय में जो पंप फेल हुआ है उसके कारण से बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि ब्रेन और किडनीज और इंटेस्टाइन, उसमें वो ब्लड जाता रहे जब तक कि उसको किसी प्रकार की मेडिकल सपोर्ट ना मिल जाए। तो इसको सीपीआर कहते हैं। जो सीपीआर में एक और पोर्शन भी होता है, ये तो हो गया चेस्ट जी कंप्रेशन, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी कई बार हमें देना पड़ता है। अगर वो मरीज रिकवर कर जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर हमें और एक्स्ट्रा मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हम मरीज को बचा सकते हैं। और हार्ट अटैक में ऐसा क्या होता है सर? हार्ट अटैक, बेसिकली हार्ट अटैक में ये होता है कि उसको चेस्ट पेन होता है, ईसीजी में कुछ चेंजेस होते हैं, परंतु पेशेंट ब्रीद करना बंद नहीं करता, सांस लेना बंद नहीं करता, तो उनको सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं होती। उनको सीपीआर तभी दिया जा सकता है या देना चाहिए जब हमें लगे कि वो भी उस इंसान के चेस्ट पेन होने के बाद में उसने सडनली सांस लेना बंद कर दिया। ओके। तो वो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कि चेस्ट को कंप्रेस करना, जिससे कि हार्ट का पंप काम करता रहे, और साथ ही साथ हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो हम दे रहे हैं, जिसके कारण से उनके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे। ओके। तो ये बहुत अच्छे से आपने हमें बता दिया कि इन दोनों चीज़ों के बीच में जो अक्सर लोग मिस प्रोनाउंस कर देते हैं और कंफ्यूज तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इन दोनों चीज़ को लेके, कि कभी वो कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक बोल देते हैं, कभी हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा आई थिंक उन लोगों को समझ आ गया होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लास्ट में मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगी सर, ऐसा क्या गोल्डन रूल आप बोलना चाहेंगे कि जिससे नॉट ओनली हार्ट हेल्थ बट द होल बॉडी can be live stronger and healthier? गोल्डन रूल कुछ भी नहीं है, it's not a single line sentence. सिंपल सी 5 कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें हैं जिसको हमें करना चाहिए अगर हमने अपने पूरे शरीर को हेल्दी रखना है। जी बिल्कुल। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट 2 या 3 ही है। एक है हमें कॉन्स्टेंटली मूव करना है, मतलब चलना है। हम ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मॉडरेट एक्सरसाइज करता है तो अगर वो 40 से 45 मिनट पर डे करता है, 40 से 45 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करे, जिसमें कि वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना 45 मिनट पर डे के हिसाब से, और हफ्ते में 5 दिन करे। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बहुत जिम में जाके एक्सरसाइज करता है तो 75 मिनट्स in a week, or you can say 2 or 3 days in a week. I think that is more than sufficient. Okay. तो एक तो ये होता है कि we have to keep on moving, मतलब हमें चलना है और चलना है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात ये है कि हमें वेट जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मेज़र करना चाहिए कि हमें हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए, वो हमें किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समय समय पे अपनी जांच करा के हमें रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो हम अपनी बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम हार्ट के पेशेंट बनने से अपने आप को रोक सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर टेलिंग ऑल द इनसाइट्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, एंड आई होप दिस होल कॉन्वर्जेशन विल इनकरेज यू ऑल। और जो भी सर ने बातें बोली हैं, अगर हम उनको अडॉप्ट करने लग जाए अपने डे टू डे लाइफ में, तो डेफिनेटली हमारा नॉट ओनली हार्ट बट हमारा पूरा बॉडी एक अच्छे ढंग से हेल्दी लाइफ जी सकता है, एंड वी कैन गिव द बेस्ट आउट ऑफ आवरसेल्व्स बाय बीइंग healthy. So that's all for today, and once again thank you so much sir for coming here. And remember, one world, one heart, and it beats stronger when we care for it together. Until next time, stay informed, stay healthy, and keep your heart beating stronger.
Thank you.